Hello everyone. So the last time we did an example on steam turbine. इस एग्जाम्पल को हमने गो थ्रू किया था. चैप्टर 5 की थ्योरी हम कवर कर चुके हैं और इन दी एंड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं बेसिकली रिलेटेड टू द फ्लो डिवाइसेस. जो हमारी नेक्स्ट डिवाइस है दैट इज एन एक्सपेंशन वाल्व यू कैन से, ठीक है, थ्रॉटलिंग वाल्व कह लें आप उसे, और कैपिलरी ट्यूब की फॉर्म में वो यूज हो रहा है. हमारे पास रेफ्रिजरेंट 134A है and it enters the capillary tube as saturated liquid at this pressure. हमें pressure given है or is throttled to a pressure of this. So we know the initial pressure, we know the final pressure. Okay. P1 पता है हमें, P2 पता है, इसमें state भी हमें पता है which is saturated liquid. फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है क्वालिटी ऑफ स्ट्रीम, सॉरी नॉट स्टीम, रेफ्रिजरेंट, एंड टेम्परेचर ड्रॉप ड्यूरिंग द प्रोसेस, डेल्टा टी. सिंस वो क्वालिटी का पूछ रहे हैं फाइनल स्टेट पे, तो वी नो कि अब जो रेफ्रिजरेंट है वो हमारे पास मिक्स्ड है, मिक्स्ड सैचुरेटेड मिक्सचर है, ठीक है, उसमें पार्ट ऑफ लिक्विड भी है एंड पार्ट ऑफ हमारे पास वेपर्स भी है. So let's see. Okay. अब सिंपली क्या है, इसमें हमने जो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स हैं उस पे हम जो रिक्वायर्ड वेरिएबल्स है वो फाइंड कर लेंगे. हमने क्वालिटी फाइंड करनी है. अब इसके लिए सबसे पहले हमें पहली स्टेट को कंप्लीटली डिफाइन करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि सेकंड स्टेट पे हमें सिर्फ प्रेशर पता है, जबकि वी नीड एन अदर वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल इज एंथैल्पी, बिकॉज for a throttling device we have same enthalpy for the incoming and the exiting fluid. So first of all हमने देखना है कि हमारे पास conditions जो given है state 1 में, which is pressure and saturated liquid. So this state is completely defined. इस पे हम temperature भी देख लेंगे और enthalpy भी देख लेंगे, क्योंकि हमने delta T find करना है और हमने H1 find करना है, क्योंकि H2 and H1 equal होते हैं for throttling. अब ये आपके पास रेफ्रिजरेंट है, इट्स नॉट स्टीम, तो हम रेफ्रिजरेंट के टेबल में जाएंगे विच इज टेबल A12. ठीक हो गया. टेबल A12 में हम जाएंगे. सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट हमारे पास कंडीशंस क्या है, वी हैव 0.8 megapascals which is 800 kilopascals. 800 kilopascal. Alright. इस पे हमने वैल्यूज देखनी है एंथैल्पी की ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड which is 95.47 और टेम्परेचर इज 31.3. ठीक है, 95.47 एंड 31.3, ये दोनों वैल्यूज हमने देख ली. नाउ वी नो H2 is equal to H1 and furthermore we also know, खैर हम ये टेबल से भी देख सकते हैं जो कि भी हम देख लेंगे, ऐसा कहते हैं हम टेबल से ही देख लेते हैं. तो हमारे पास जो सेकंड प्रेशर है दैट इज 0.12 megapascals which is 120 kilopascals. Our HF is 22.49, our AG is 236, जबकि हमारे पास एंथैल्पी एट दिस स्टेज इज 95, जो कि HF से तो ज्यादा है पर HG से कम है. यानी हमारे पास हम सैचुरेटेड लिक्विड से आगे आ चुके हैं बट सैचुरेटेड वेपर से भी पहले हैं, तो हमारे पास मिक्स स्टेट है. इसके लिए वी नो द इक्वेशन. सही है, इससे पता चले हम सैचुरेटेड उसमें है, सैचुरेटेड मिक्सचर में है. कॉरस्पॉन्डिंग हम टेम्परेचर देख लेंगे. टेम्परेचर इज -22.32. थ्रू आउट द सैचुरेटेड मिक्सचर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. हमारे पास ये टेम्परेचर आ गया और अब हमने वो क्वालिटी ऑफ
जो है वेपर वो फाइंड करनी है। उसके लिए हमारे पास सिंपल ये इक्वेशन है, H2 is equal to HF plus X2 HFG. This is equation which we have used repeatedly. इसको रीअरेंज किया गया है टू फाइंड X2। वैल्यूज हमें पता है, H2 हमें पता है, HF पता है, HFG पता है, ठीक है। इसने HFG किस तरह फाइंड की हुई है, HG माइनस HF, बट जो टेबल्स हमें गिवन है उसमें HFG itself भी गिवन है। In this way we can find X2, which is the quality, which is 0.34, which means that 34% of our refrigerant is present in gaseous or vapor phase, and the remaining 66% is present as liquid. तो ये हमारे पास हो गई क्वालिटी होगी। अब हमें डेल्टा टी फाइंड करना है। दोनों के हमने टेम्परेचर फाइंड कर लिए थे, दिस इज 31.3 एंड द अदर वन इज -22.32। डेल्टा टी फाइंड करेंगे तो -53.63 डिग्री सेंटीग्रेड। सही। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में वी हैव डिक्रीज द टेम्परेचर बाय -54 डिग्री, विच इज ह्यूज। तो जो हमारे पास रेफ्रिजरेशन साइकिल्स होती हैं इसमें मेनली जो टेम्परेचर ड्रॉप आता है वो हमारे पास कैपिलरी ट्यूब या थ्रॉटलिंग प्रोसेस में आता है। और ये क्यों आया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 34% ऑफ आवर लिक्विड हैज टर्न टू वेपर। हमारे पास टोटल एंथैल्पी सेम रह रही है, यू हैव टू रियलाइज दिस कि टोटल एंथैल्पी सेम है, इवन देन 54 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप इज एक्सपीरियंस्ड। तो हाउ इज दिस पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बिकॉज हमारे पास अच्छा खासा जो हमारे पास फ्लूइड है, 34% ऑफ द रेफ्रिजरेंट हैज वेपराइज्ड। तो उसके लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो लिक्विड इटसेल्फ ने थ्रू इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड की है। सही। और एक्चुअली क्या हुआ है कि लिक्विड जो है वो वेपर हुआ है और वो एक्सपेंड हुआ है, और एक्सपेंशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो इंटरनल एनर्जी में से प्रोवाइड की गई है। अगर आप इसको देख लें, एंथैल्पी दोनों तरफ सेम है, लेकिन इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई है, 94.8 से 88 पॉइंट आई है, 88.8 हो चुकी है। और P1 V1 सब्सटेंशियली इंक्रीज हुई है फ्रॉम 0.68 टू 6.68। और बेसिकली आपने देखा है कि प्रेशर भी बहुत रिड्यूस हुआ है, P1 is 0.8 and P2 is 0.12। तो P2 is much less than P1. Even then, P1 V1 is much greater than much less than P2 V2. This means कि जो वॉल्यूम है V2 V1 से बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। ठीक है, ये प्रोडक्ट 10 टाइम्स इंक्रीज किया है, ये रफली आपके पास 6 टाइम्स कर लें, आप 7 टाइम्स कर लें, 7 टाइम्स 10 टाइम्स 70 टाइम्स आप देख लें कि आपका वॉल्यूम इंक्रीज किया है, which is huge. So this was our example on throttling valve. Next example is on heat exchanger. हमारे पास एक heat exchanger है जिसमें शेल एंड ट्यूब टाइप जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है। इसमें एक शेल है जिसमें वाटर है और ट्यूब में रेफ्रिजरेंट है 134A। इनलेट और एग्जिट कंडीशंस दोनों की प्रोवाइडेड हैं। जितनी भी फ्लो डिवाइसेस होती हैं उनमें इन जनरल जो है, अगर हम उससे थोड़ा आइडिया ले लें, प्रेशर सेम रहता है, क्योंकि हमारे पास ये एंड और दूसरा एंड दोनों सिमिलर प्रेशर पे एक्सपोज की गई होती हैं। इन रियल प्रेशर लॉस होता है थोड़ा ड्यू टू फ्लो। जब कोई भी लिक्विड फ्लो करता है तो प्रेशर लूज करता है बिकॉज ऑफ विस्कस इफेक्ट्स, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से। बट अगर हम इसको आइडियल ट्रीट कर लें, विच इज नॉट अ वेरी बैड assumption provided our system is not very big, तो हीट एक्सचेंजर जनरली साइज में बहुत बड़ा नहीं होता, तो इसलिए हम इसमें प्रेशर लॉस को इग्नोर कर सकते हैं, स्पेशली इस तरह का जो हम हीट एक्सचेंजर यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमारे पास प्रेशर 1 मेगापास्कल रह रहा है, रेफ्रिजरेंट इनलेट पे उसका टेम्परेचर 70 डिग्री है एंड एग्जिट पे 35 है। सिमिलरली हमारे पास जो वाटर है वो भी एक कांस्टेंट प्रेशर पे है विच इज 300 किलो पास्कल्स। इनलेट पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड एग्जिट पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 100 किलो पास्कल और उस पे हमारे पास 15 एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर एक्ट्स एज कंप्रेस्ड लिक्विड। जब हम प्रेशर को मजीद हाई कर रहे हैं तो स्टिल इट विल एक्ट एज कंप्रेस्ड लिक्विड। व्हेयरएज रेफ्रिजरेंट किस तरह एक्ट कर रहा है वो हमें स्टीम टेबल से देखना पड़ेगा। अगेन वाटर को हम स्टिल स्टीम टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं, बट इट इज प्रीटी इंट्यूटिव एज वेल। फाइंड हमने फर्दरमोर हमें रेफ्रिजरेंट का मास फ्लो रेट भी गिवन है व्हिच इज 6 kg per minute। फाइंड हमने करना है मास फ्लो रेट ऑफ द कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड एंड हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट टू वाटर। When it comes to heat transfer rate, we can use either approach, क्योंकि जितना रेफ्रिजरेंट से वाटर में हीट ट्रांसफर हो रही है उसको हम ऑपोजिट भी ले सकते हैं कि उतनी कह लें हीट वाटर से या उतनी कह लें कोल्ड या कोल्डनेस वाटर से रेफ्रिजरेंट में ट्रांसफर हो रही है। जस्ट अ डिफरेंस ऑफ साइन प्लस एंड माइनस। मास फ्लो रेट फाइंड करना है तो बेसिकली वी नीड एनर्जी बैलेंस हियर कि जितनी भी एनर्जी एक सिस्टम गिव अप कर रहा है, लेट्स से रेफ्रिजरेंट गिव अप कर रहा है, उतनी एनर्जी वाटर गेन कर रहा है। सिर्फ अगर मास फ्लो अगर हम इसको देख लें, अब पहली जब हमने फाइंड करनी है विच इज मास फ्लो रेट, तो हमारा ओवरऑल इस केस में हमारे पास सिस्टम यूज करने सिस्टम की मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। स्पेशली जो हमारे पास मल्टी स्ट्रीम, ठीक है, मल्टीपल स्ट्रीम स्टडी फ्लो डिवाइसेस होती हैं, उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं कि हम अपना कंट्रोल वॉल्यूम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम 3 ऑप्शंस देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द एंटायर हीट एक्सचेंजर व्हिच इज शोन हियर। सेकंड ऑप्शन इज कि हम सिर्फ रेफ्रिजरेंट को एज कंट्रोल वॉल्यूम ट्रीट करें, उसके लिए ये जो ट्यूब है ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम होगी। एंड थर्ड ऑप्शन इज कि हम सिर्फ शेल को एक्सक्लूडिंग द ट्यूब कंट्रोल वॉल्यूम सिलेक्ट करें, उसके लिए जो कंट्रोल वॉल्यूम होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि जो शेल है उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे, ये पार्ट कंसिडर नहीं हो रहा। कहने कुछ सॉरी बट आई होप यू गेट द आइडिया। ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है। कि जो सारा शेल है ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम होगा एक्सक्लूडिंग दिस, ठीक है। इट्स नॉट 2D इट्स 3D। तो 3D में आप देख सकते हैं कि 3D में से सिंपल अगर मैं इस पाइप को निकाल दूं तो दैट इज आवर कंट्रोल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कौन सा हमें कंट्रोल वॉल्यूम कौन सा एक्सेप्ट करना है, इट डिपेंड्स व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। इसमें क्योंकि हम मास फ्लो रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हम एनर्जी बैलेंस से कर सकते हैं। सिंपल मास बैलेंस देखें तो हमें वो कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं देगा। वो सिंपल ये बता रहा है कि जो यहाँ पे मास है m.3 इक्वल टू m.4, उसको हमने m.r लिख दिया है, एंड m.1 इज इक्वल टू m.2 जिसको m.w वाटर एंड रेफ्रिजरेंट के रेफरेंस से लिख लिया है। फिर इस पे एनर्जी बैलेंस लगाना पड़ेगा ताकि हम मास फ्लो रेट फाइंड कर सकें। इट इज अ स्टेडी डिवाइस, सो हमारी राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी। फिर हमारे पास एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट, सिंपली फ्लो रेट की टर्म्स में एनर्जी इन इज m.h1 प्लस m.1 h1 प्लस m.3 h3 जितनी भी रेफ्रिजरेंट एंड वाटर के थ्रू एनर्जी इन हो रही है इज इक्वल टू m.2 h2 प्लस m.4 h4। हीट एक्सचेंजर है, नो वर्क इज बीइंग डन, इंसुलेटेड इसको हम ट्रीट कर लेंगे, नो हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, ठीक है। विद इन द हीट एक्सचेंजर हम देख रहे हैं कि पाइप और शेल में, ट्यूब एंड शेल में हीट ट्रांसफर हो रहा है, बट फॉर द एंटायर हीट एक्सचेंजर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट। एंड अगेन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज को हम आराम से निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्म बन जाती है वो ये बन जाती है, m.w और m.r को हम कॉमन ले लें। अब सिंपली सारी एंथैल्पीज हमने फाइंड करनी है। पहले वाटर की कर लेते हैं। वाटर के लिए हमें कंप्रेस्ड
अगर हम टेबल पे जाएं तो उसमें हमने देखा था कि जो मिनिमम भी प्रेशर है जिस पे कंप्रेस्ड वैल्यूज गिवन होती हैं दैट इज 5 मेगापास्कल्स. फॉर दिस केस आवर प्रेशर इज ओनली 0.3 मेगापास्कल. तो जो हम एक assumption लेते हैं कि फॉर अ compressed liquid at not a very high pressure, जो की वैल्यूज हमारे पास टेम्परेचर पे सिर्फ डिपेंड कर रही है. तो जो अगर हम टेम्परेचर सेम रख के मैं वैल्यू देख लूं तो मेरे पास इस केस में भी वैल्यू सेम आएगी. लेट्स सी व्हाट, लेट मी एक्सप्लेन अगेन व्हाट आई मीन. 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास वाटर एट 300 किलो पास्कल्स. लेट्स गो टू वाटर टेबल. वैसे 300 किलो पास्कल पे सैचुरेशन टेम्परेचर इज 133.52, बट हमारे पास जो टेम्परेचर है दैट इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड. तो लेट्स गो टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर वाइज टेबल पे आ गया हमें. 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैसे जो वैल्यू है प्रेशर की सैचुरेशन दैट इज 1.7. इस पे जो HF है दैट इज 62.982. अब actually the pressure experienced by the fluid is 300 kilopascal, but I am making an assumption here as long as temperature is same of liquid. ठीक है, ये हम वेपर वगैरह के केस में नहीं करते, लिक्विड के केस में. and that pressure is not very high. very high की definition mainly आप कह सकते हैं 5 megapascal and beyond है. तो जो वैल्यू है इंथैल्पी की एंड इंटरनल एनर्जी की, स्पेसिफिक वॉल्यूम की, एंट्रोपी की, ये सारी वैल्यूज बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती. सो एंथैल्पी एट 15 degree centigrade and 1.7 kilopascal is approximately equal to enthalpy at 15 degree centigrade and 300 kilopascal, which is my state. तो सिंपली हम ये वैल्यू उठा लेंगे which is 62.98. All right, same is the case for 25 degree centigrade. 25 degree centigrade पे भी हम यूं ही वैल्यू देख लेंगे which is 104.83. 104.83. ये वाटर की एंथैल्पीज होगी. नाउ वी मूव टू द एंथैल्पीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट. उसमें हमारे पास कंडीशंस है 1 मेगापास्कल और टेम्परेचर है 70 एंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड. रेफ्रिजरेंट टेबल पे हम चले जाते हैं एंड 1 megapascal is 1000 kilopascals. जो सैचुरेटेड टेम्परेचर है 1 मेगापास्कल पे वो है 39.37, which means this is our superheated state. और जो ये हमारी स्टेट है वो हमारे पास compressed liquid की स्टेट है. पहले compressed liquid का देख लेते हैं डाटा. उसके लिए अगेन हम जो जाएंगे compressed liquid में, लेट्स सी कि जो रेफ्रिजरेंट है उसके लिए compressed liquid का जो टेबल है वो गिवन है कि नहीं, और अगर वो गिवन है तो वो किस मेगापास्कल से हमें डाटा दे रहा है. compressed रेफ्रिजरेंट के लिए हमारे पास टेबल गिवन ही नहीं है. ये सुपरहीटेड का है और ये नॉर्मल है सैचुरेटेड. ठीक है, तो अगेन हम उसी assumption पे चलेंगे कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सैचुरेटेड लिक्विड की वैल्यू है वो ही हमारे पास है. तो HF एट 35, 34 और 36 के लिए वैल्यूज गिवन है. हम इसकी मीन वैल्यू ले लें. 96 है और ये 99 है. सॉरी 34 और 36, 99 और 102, अराउंड 100 आप वैल्यू ले सकते हैं. ठीक है, अगर आप उसे एग्जैक्टली इंटरपोलेट करें तो इट्स 100.88 वैल्यू आपकी. अब हम जो हमारे पास स्टेट 3 थी जो कि सुपर हीट है उसमें वैल्यू देखते हैं 1 मेगापास्कल एंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड.
सुपर हीटेड टेबल्स में आ गए, अभी नहीं आया, सुपर हीटेड टेबल्स में आ गए। 1 मेगापास्कल and 80 degree centigrade, 70 degree centigrade. So this is 1 megapascal and 70 degree centigrade. Enthalpy 303.85, 303.85, ठीक है। अब हमारे पास सारी एंथैल्पीज आ गई हैं। ये वैल्यूज हम प्लग इन करेंगे इस इक्वेशन में। नॉन 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 नॉन, दिस इज ऑलरेडी गिवन mass flow rate of refrigerant, तो हम mass flow rate of water फाइंड कर सकते हैं। It comes out to be 29.1 kg per minute. अब हमने फाइंड करना है कि कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम रेफ्रिजरेंट टू वाटर। तो हम चाहें तो रेफ्रिजरेंट से वाटर हीट ट्रांसफर फाइंड कर सकते हैं, या वाटर से रेफ्रिजरेंट हीट ट्रांसफर फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट। इन दिस एग्जाम्पल फॉर अननोन रीजंस, ठीक है, इसमें कोई प्रेफरेंस एसच नहीं है। इन्होंने डिसाइड किया है कि जो हीट ट्रांसफर फ्रॉम refrigerant to water, let's see, heat transfer to the water, ठीक है, ये फाइंड कर रहे हैं। तो जो इसके लिए कंट्रोल वॉल्यूम होगा वो इन्होंने यूज किया है, वी चूज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वाटर, सही। अब कंट्रोल वॉल्यूम हम पूरे का पूरा हीट एक्सचेंजर तो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने हीट ट्रांसफर फाइंड करना है तो हीट ट्रांसफर इज अक्रॉस बाउंड्रीज। तो जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है जो कि ट्यूब और शेल के दरमियान हो रहा है, लेट मी ड्रॉ इट, ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है अगर हमने इसको एनालाइज करना है तो इधर बाउंड्री होना लाजमी है, क्योंकि हीट बाउंड्री को क्रॉस करती है। तो either I could have chosen this tube as my control volume or this shell excluding this tube as my control volume. इस एग्जाम्पल में shell excluding the tube has been chosen as control volume. इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, फॉर दिस पर्टिकुलर केस आप either यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पे अगर हम एनर्जी इक्वेशन लगाएं अगेन स्टडी, तो हीट इन इज इक्वल टू माइनस एनर्जी इन, रेट ऑफ एनर्जी इन इज इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी आउट। अब क्योंकि वाटर है तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम हो रहा है, वाटर का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। इसकी बेसिस पे एक्चुअली हीट इज बीइंग इनपुट टू वाटर बॉडी। तो यहाँ पे हम क्यू वाटर इन लिख लेंगे, एनर्जी इन में प्लस, अब जो ये 1 और 2 इनको हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये फ्लोज ट्यूब के हिसाब से हैं, हम सिर्फ शेल को कंसिडर कर रहे हैं। तो जितना हीट जितनी एनर्जी इन वाटर के साथ हो रही है m.W(H1) इज इक्वल टू एनर्जी आउट, एनर्जी आउट जो वाटर की हो रही है वो m.W(H2). अगेन all of these quantities are known, we simply have to rearrange it, plug in values and find the energy being lost by the refrigerant and being gained by the water in terms of rate. तो हमारे पास आ जाती है 1.2 मेगा जूल पर मिनट। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। ये हमने कंट्रोल वॉल्यूम वाटर के लिया था, अदर वे वुड हैव बीन कि हम कंट्रोल वॉल्यूम ले लें रेफ्रिजरेंट का, जो कि यहाँ पे शो किया गया है, और वो जितनी लूज कर रहा है हीट विच इज Q डॉट R आउट, इट इज इक्वल टू Q डॉट W इन, जितनी हीट वाटर गेन कर रहा है, ठीक है। सो लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं जो कि अनस्टेडी एनर्जी एनालिसिस की बेसिस पे है। सिंपली एक वेसल है हमारे पास, उसका वॉल्यूम गिवन है, इनिशियल प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। अब हम क्या करते हैं, इस वेल्व को ओपन कर देते हैं, तो क्या होगा, सिंपली एयर एग्जिट करने लग जाएगी। अब जब वो एग्जिट करने लग जाएगी, टू मेक श्योर आवर टेम्परेचर डजंट ड्रॉप,
यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है विच मेक श्योर के टेम्परेचर हमारा 400 किलो पास्कल 400 केल्विन पे कांस्टेंट रहे। फर्दर मोर ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहता है टिल द प्रेशर ड्रॉप्स टू 200 किलो पास्कल्स। सही, तो हमारे पास फाइनल प्रेशर भी गिवन है और फाइनल टेम्परेचर भी गिवन है। डिटरमिन द इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड टू द एयर, हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी जो सप्लाई कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी हैव टू फाइंड दैट। अब इसमें हमारे पास ये अनस्टेडी प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम में क्या चीजें चेंज हो रही हैं, हमारा विद टाइम हमारा प्रेशर भी चेंज हो रहा है एंड विद टाइम हमारा जो टोटल मास है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, विद टाइम इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर। हमारे पास काफी प्रोसेसेस हैं जिसमें हमारे पास प्रेशर चेंज हो रहा है, पर वो स्पेशली चेंज हो रहा है, वो इनलेट और आउटलेट पे चेंज हो रहा है। बट एट अ गिवन टाइम, at a given position, properties with time doesn't change, so that's why they are steady processes. Again वही हमारे पास assumptions हैं। एक जो हम इसमें मजीद assumption ले रहे हैं वो ये है कि जो हमारे पास exit पे values हैं, this is unsteady process since the conditions within the device are changing during the process, but it can be analyzed as a uniform flow process since the exit conditions remain constant. हम assume करें हमारे exit पे जो conditions है वो भी time change नहीं हो रही। ठीक है, एक constant flow develop हो गया, एक steady flow develop हो गया है। यहाँ पे सिर्फ हम exit की बात करें, पर हमारा जो control volume है वो unsteady ही behave कर रहा है। ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है, सिंपली मास बैलेंस अगर हम अप्लाई करें तब हमारी राइट हैंड साइड जीरो नहीं हो रही। मास इन माइनस मास आउट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, डेल्टा मास ऑफ द सिस्टम और मास इन इसको हम लिख सकते हैं, जो डेल्टा मास सिस्टम है उसको हम m1 माइनस m2 लिख रहे हैं। ठीक है, जो इनलेट और एग्जिट है उसको हम I और E से डिनोट करेंगे और जो हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट्स हैं उसको हम 1 और 2 से डिनोट करेंगे। सही, क्योंकि इसमें कोई इनलेट नहीं है तो MI हम इसमें देखने कोई अपीयर नहीं हो रहा। सिंपल ME जो कि मास एट एग्जिट है वो अपीयर हो रहा है। तो कितना मास एग्जिट किया है टोटल इज इक्वल टू m1 माइनस m2, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। अगेन हमने देखा था कि जब हम अनस्टेडी प्रोसेस को एनालाइज कर रहे हैं तो हम इसमें रेट को एनालाइज नहीं कर रहे होते हैं जनरली, हम टोटल मास टोटल चेंज इन एनर्जी को एनालाइज कर रहे हैं। सही, तो इसमें डॉट ना यहाँ पे डॉट है ना एनर्जी इक्वेशन में डॉट है। Similarly, energy in minus energy out is equal to total energy change of the system. Again, this is not zero this time. Energy in हम किस तरह कर रहे हैं through this जो हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर है, तो जो वर्क इलेक्ट्रिक इन है वो हमारी एनर्जी इन आ गई माइनस एनर्जी आउट। एनर्जी आउट क्या है हमारे पास माइनस MEHE, इंथैल्पी एग्जिट हो रही है। जो इस केस में एनालिसिस हमारा सिंपलीफाइड इसलिए हो गया क्योंकि जो टेम्परेचर है वो 400 केल्विन फिक्स्ड है, क्योंकि एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर एयर इज एन आइडियल गैस। एयर इज एन आइडियल गैस विद वेरिएबल स्पेसिफिक हीट, हम इसको यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। तो क्योंकि ये आइडियल गैस है तो इसकी जो एंथैल्पी इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है तो एंथैल्पी भी कांस्टेंट रह रही है, इसलिए हम इधर MEHE लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर एंथैल्पी कांस्टेंट ना रह रही होती तो हमें इसको कोई इंटीग्रल अप्रोच या कुछ एंथैल्पी की एवरेज वैल्यू लेनी पड़ती, क्योंकि लेट्स से टेम्परेचर 400 केल्विन से ड्रॉप होकर 200 केल्विन हो रहा होता तो इनिशियली यहाँ पे जो HE होती है वो 400 केल्विन के कोरस्पॉन्डिंग होती है और फाइनली वो 200 केल्विन के कोरस्पॉन्डिंग होती। तो वन अप्रोच वुड हैव बीन कि हम इसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं व्हिच इज 300 केल्विन पे जो वैल्यू है उससे उसको मल्टीप्लाई कर लेते, या बेस्ट केस सिनेरियो व्हिच इज आल्सो द मोस्ट डिफिकल्ट वन ये होता है कि हम इसको इंटीग्रल अप्रोच से कर लेते हैं। खैर, for this case we have constant temperature and hence constant enthalpy is equal to final
जो भी हमारे पास एनर्जी है माइनस इनिशियल, अगेन फ्लो एनर्जी या कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी फ्लो एनर्जी से रिलेटेड है, या हमारे पास मूविंग बाउंड्री से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें पी भी टर्म होना लाजमी है। वो कब आएगी, या तो हमारे पास हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा हो या हमारे पास बाउंड्री वर्क हो। इस केस में दोनों नहीं है, ठीक है। या हमारे पास जो भी हमारा सिस्टम होता है, कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल वॉल्यूम, उसमें ये चीज नहीं होती। उसमें जो फ्लूइड है वो कोई बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहा, इसलिए जो हमारे पास इनिशियल और फाइनल एनर्जी है वो सिंपली इंटरनल एनर्जी की बेसिस पे होती है, ठीक है। अगेन Q हमने 0 कर दिया है। अब ये वर्क इलेक्ट्रिक थ्रू इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसे हमने एज अ वर्क इनपुट लिया, इसे हमने एज अ हीट इनपुट नहीं लिया, विच इज एज पर आवर यू कैन से टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एक नॉर्मल या नॉमेनक्लेचर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको अगर हम एज अ हीट भी ले लें तो रिजल्ट्स में हमारे फर्क नहीं आएगा, बट कह लें उसकी एक जो हमने डिस्क्राइब किया है कि जब बाउंड्री क्रॉस हो रही है, ये हमारी बाउंड्री है, जब ये बाउंड्री क्रॉस हो रही है तो एनर्जी किस फॉर्म में थी, ये वर्क की फॉर्म में थी। ये यहाँ पे आके जब फ्लूइड से इंटरेक्ट कर रही है तब ये हीट में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। इस बाउंड्री पे वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा है, बट जो हमारी सिस्टम की जो कंट्रोल वॉल्यूम की बाउंड्री है उसको जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क, उसे हम टर्म यूज करते हैं उसके लिए। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने वर्क यूज किया इंस्टेड ऑफ हीट। अब हमारे पास एयर है, इसके लिए हमने सिंपली मैसेज फाइंड करने हैं, एनर्जी एंथैल्पी फाइंड करनी है। एम आइडियल गैस इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं एयर के लिए, विच इज P1 V1 is equal to MRT1। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं है, ये टोटल वॉल्यूम है। P1 भी हमें गिवन है, V1 भी गिवन है, T1 भी गिवन है। R हम सिंपल टेबल A1 से देख सकते हैं फॉर एयर। इट इज नॉट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये जो गैस कांस्टेंट है ये सिर्फ एयर के लिए है, इसकी वैल्यू हम टेबल A1 से देख सकते हैं। अगेन मेक श्योर कि ये अगर किलो पास्कल्स में है तो आपके पास जो प्रेशर है वो भी किलो पास्कल्स में हो, ताकि कैंसिल आउट हो सके यूनिट्स। वैल्यूज प्लग इन करके हम 1 फाइंड कर सकते हैं। M2 के केस में हमें प्रेशर पता है 200 किलो पास्कल ड्रॉप हो चुका है, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। अगेन कंट्रोल वॉल्यूम के लिए हमारे पास जो वॉल्यूम है वो भी कांस्टेंट रह रहा है, तो V1 इज इक्वल टू V2। R भी कांस्टेंट रह रहा है, फॉर ये एयर का गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम M2 फाइंड कर लेंगे, और फाइनली जब हम ME फाइंड करना है विच इज M1 माइनस M2, तो हमारे पास जितना टोटल मास एग्जिट किया है वो फाइंड हो गया। अब हमने इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है और एंथैल्पी फाइंड करनी है। इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी हम टेबल A17 से फाइंड करेंगे, 400 केल्विन के कॉरेस्पॉन्डिंग। दिस इज 400 केल्विन। सेकंड कॉलम हमारे पास एंथैल्पी का एंड फोर्थ इंटरनल एनर्जी का है। सो roughly 401 and 286. So we have 401 and 286. इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रह रही है, बट क्योंकि हमारे पास मास चेंज हो रहा है इसलिए जो टोटल एनर्जी इनसाइड द सिस्टम है वो भी टाइम चेंज होगी। MA की वैल्यू प्लग इन कर दी, HE की प्लग इन कर दी, M2 की प्लग इन कर दी, U2 की प्लग इन कर दी एंड M1 U1 की प्लग इन कर दी। इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ गया 3200 किलो जूल्स, और इसको हम किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप यू ऑलरेडी नो कि किलोवाट आवर और किलो जूल का क्या रिलेशन है, बट लेट्स सी। 1 kilowatt hour is equal to kilo 1 into kilo into watt, simple 1 and into hour।
जब इसे हम सेकंड्स में लाएंगे तो दैट इज 3600। हमारे पास आ जाता है 3.6 और 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल्स। ठीक है, इतने हमारे पास ये कन्वर्जन है। और किलो वाट अगर हम करें तो किलो जूल्स करना चाहें तो किलो आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये हमारे पास कन्वर्जन है। एक फर्दरमोर इसमें भी एज अ डिस्कशन ये प्रोवाइडेड है, लेकिन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, लेट्स सपोज कि टेम्परेचर चेंज हो रहा होता तो वन अप्रोच वुड हैव बीन कि हम जो टेम्परेचर है लेट्स से 400 केल्विन से 200 केल्विन चेंज हुआ है तो उसकी एक मीन वैल्यू ले लें 200 और उस पे HE फाइंड कर लें और उसको टोटल मास एक्सिट से मल्टीप्लाई कर लें। तो एक ये अप्रोच हो सकती है और वही बात है, बेस्ट अप्रोच इज इंटीग्रल अप्रोच बट इट इज आल्सो अ डिफिकल्ट अप्रोच एज वेल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर 5। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे और वी आर राइट ऑन ट्रैक फॉर आवर कोर्स और होपफुली हम इसको इन टाइम फिनिश कर लेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।